स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि संविधान का भाग 1 है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 तक में संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। पार्ट 1 डील्स विद द यूनियन एंड टेरिटरी इन द आर्टिकल 1 to 4। तो पहला हम देखते हैं राज्यों के संघ, यूनियन ऑफ स्टेट के क्या मायने हैं। तो जैसा कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया जो है यानी भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसके क्या मायने हैं? यह दो बातों को स्पष्ट करती है। पहला, देश का नाम और दूसरी, राज्यपति का प्रकार। हमारे संविधान का जो ढांचा है वो संघीय है। तो भीमराव अम्बेडकर ने राज्यों के संघ की उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने का 2 कारण बताए थे। पहला, भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका संघ में। और दूसरा, राज्यों के संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि राज्य जो है वो यूनियन से अलग होने का उसको कोई राइट नहीं है। तो इसलिए हम इसे भारत यानी राज्यों का संघ से कहा जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। पहला, यूनियन ऑफ स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरी और तीसरा टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि राज्यों के संघ के क्या मायने हैं। अब नए टॉपिक को हम देखेंगे, जिसमें कि अनुच्छेद 2 में देखते हैं क्या चीज का वर्णन है। तो अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना जो है वो कर सकता है। इस अनुच्छेद में संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। पहला क्या है? नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे, और दूसरा, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। तो पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, यानी कि पहले से एग्जिस्टेंस में है, और दूसरी शक्ति जो है वो नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं है उसके गठन को लेकर है। तो इस तरह से जो अनुच्छेद 2 है वो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है कि प्रवेश और गठन से संबंधित है। तीसरे अनुच्छेद में भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य में परिवर्तन से संबंधित, यानी कि जो भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था है उसकी चर्चा की गई है। तो हम देखते हैं राज्यों के पुनर्गठन संबंधित संसद की शक्तियां जो है वो क्या क्या दी गई है। पार्लियामेंट्स पावर टू रिकॉग्नाइज द स्टेट। तो संसद अनुच्छेद 3 में संसद को किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र अलग कर अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी या किसी राज्य क्षेत्र का घटा सकेगी, या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 3 में संसद को क्या क्या शक्तियां जो है राज्यों के पुनर्गठन के लिए वो दी गई है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख भी किया गया। पहला क्या है? परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, और दूसरा कि संस्तुति से पहले राष्ट्रपति जो है वो उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर जो है वो दिया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि 2 शर्त का क्या क्या उल्लेख था। अब हम अनुच्छेद 4 में देखते हैं कि किन चीजों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 4 यानी कि आर्टिकल 4 में नए राज्यों का जो प्रवेश का गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत और नए राज्यों के निर्माण, सीमा क्षेत्र या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि 2 और 3 आर्टिकल जो है वो संसद के संविधान के जो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इस तरह का जो कानून है एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स कि अगर किसी नए राज्य का गठन करना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है तो इसके लिए कौन से संविधान संशोधन की जो है वो जरूरत पड़ती है। तो हम ये बताएंगे कि साधारण बहुमत के द्वारा कोई संविधान संशोधन की जो आवश्यकता नहीं पड़ती।
ये केवल और केवल साधारण बहुमत के द्वारा ही इसे पारित किया जाता है। हम ये देखते हैं कि क्या संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर सकता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, या भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सके। तो यह प्रश्न जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने तब आया जब 60 में राष्ट्रपति के द्वारा एक संदर्भ के जरिए इसके बारे में पूछा गया। तो बेरूबारी संघ पर पाकिस्तान का जो नेतृत्व ने राजनीतिक विद्रोह विवाद को जन्म दिया केंद्र सरकार के निर्णय में, जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ दिया गया। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा को समाप्त करने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत और भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन करके किया जा सकता है। तो इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उस क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच जो सीमा निर्धारण विवाद है उसको हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य जो है वो कार्यपालिका के द्वारा ही किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे किस तरह से केंद्र प्रदेशों का राज्यों का उद्भव हुआ था, यानी देशी रियासतों का किस तरह से एकीकरण किया गया था। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जैसा कि आजादी के समय जो राजनीतिक इकाइयां थी इसको 2 श्रेणियां थी, ब्रिटिश प्रांत यानी कि ब्रिटिश प्रोविंस और दूसरा प्रिंसली स्टेट यानी कि देशी रियासत। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व वाले जो भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया था और देशी रियासतें 3 विकल्प दिए गए थे। इसमें था कि भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल है या स्वतंत्र है। तो 552 देशी रियासतों में से भारत की भौगोलिक सीमाएं में 549 जो थी वो शामिल हो गई थी, और जो 3 रियासतें थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इसमें भारत से शामिल होने से इसने इनकार कर दिया था। जबकि कुछ समय के बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया, जिसमें कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा और कश्मीर का जो है विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था। तो 1950 में जो संविधान में भारत संघ के राज्य थे उनको 4 प्रकार में वर्गीकृत किया था, 4 कैटेगराइज किया गया था 4 पार्ट में। तो भाग ए, ख, बी, सी और डी, और इसकी संख्या जो थी वो 29 थी। जो भाग क था यानी कि जो पार्ट ए था उसमें ऐसे राज्य शामिल थे जो ब्रिटिश भारत में जहाँ पे गवर्नर का शासन था। पार्ट बी में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, पार्ट सी में ब्रिटिश भारत के कुछ आयुक्त का शासन, और डी में पार्ट बी में केवल अंडमान निकोबार द्वीप को जो है वो अकेले जो है वो रखा गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1950 में 4 जो कैटेगराइज किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में किस तरह से टेरिटरी को जो है डिवाइड किया गया था, और इसकी संख्या कितनी थी 29। जैसा कि पार्ट ए जो था वो स्टेट comprised 9 unified governor province of the British India. Part B state consisted of 9 erstwhile princely state with legislature. Part C state consisted of erstwhile chief commissioners province of British India and some of the princely state. और डी जो था वो अंडमान और निकोबार को जो है इसमें अलग रखा गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको लिखा। तो नेक्स्ट हम टॉपिक लिखते हैं फ्रेंड, जो धर आयोग और जेवीपी समिति थी, तो इसको देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि विभिन्न भागों से विशेष रूप से 2 दक्षिण के राज्य थे, से मांगे उठने लगी थी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन। इसको मद्देनजर रखते हुए जून 1948 में भारत सरकार के द्वारा इसके दर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का जो है वो गठन किया गया था, लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसके धर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1948 में जो है वो पेश की थी, और इन्होंने इस आयोग ने ये सिफारिश की राज्यों का जो पुनर्गठन हो वो भाषाई कार्य की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जो है वो होना चाहिए। तो इनका ये रिकमेंडेशन था कि जो राज्यों का पुनर्गठन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस के आधार पर होनी चाहिए। तो इससे बहुत ज्यादा असंतोष जो है वो फैल गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1948 में 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया था, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया जो थे वो शामिल थे, जिसे
जिसे जेबीपी समिति के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की थी और इस बात को फॉर्मली रूप से अस्वीकार किया, डिनाई किया कि राज्यों के पुनर्गठन का जो आधार है वो भाषा होना चाहिए। इन्होंने इस बात से जो है फॉर्मली डिनाई किया कि राज्यों के पुनर्गठन का जो आधार है वो भाषा ही होनी चाहिए।